फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एम पावर इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। एम पावर इंडिया लिमिटेड 2025 में किस तरीके से कमाई का मौका दे सकते हैं, इस चीज को इस वीडियो में समझेंगे। साथ में यह भी बताऊंगा कि किसी व्यक्ति का पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है। हालांकि ज्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ पहले से ही लोग शेयर्स बाई करके इसमें बैठे हुए हैं। उसमें से ज्यादातर लोगों को इसमें लॉस हो रहा होगा। तो इस लॉस से कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे अपने लॉस को प्रॉफिटेबल बनाएंगे। साथ में कोई नया व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 2025 में और पैसा कमाना चाहते हैं इस स्टॉक में, क्योंकि हम सभी जानते हैं एम पावर इंडिया लिमिटेड कमाल की कंपनी है। जिस तरीके की कंपनी का कामकाज है, मैनेजमेंट है और ओवरऑल जो फंडामेंटल है, उसकी बदौलत इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसलिए इस वीडियो में आसान भाषा में बताऊंगा कि आपको करना क्या है। एम पावर इंडिया लिमिटेड में नुकसान उसी व्यक्ति को हो रहा होगा जिन लोगों ने या तो एकदम टॉप पे बाई किया है इस कंपनी के शेयर को, या सही समय पे प्रॉफिट नहीं बुक किया। हालांकि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं शुरू में ही बता देता हूँ, तब आपको बिल्कुल डरने घबराने की कोई बात नहीं है। आप बिंदास अपनी पोजीशन को अभी होल्ड कीजिए, क्योंकि असली कमाई का मौका मिलना अभी से स्टॉक में बाकी है। अभी तो ग्रोइंग कंपनी है, अभी कंपनी ग्रो करे। आने वाले समय में जब ग्रो करेगी तब कंपनी के शेयर प्राइस और बढ़ेंगे और आपका पैसा बनेगा। अब समझिए, एम पावर इंडिया लिमिटेड हम सभी जानते हैं कि कंपनी जो काम करती है आईटी सेक्टर से तो बिलोंग करती है या डिजिटल क्षेत्र में काम करती है। आईटी उत्पादों और अन्य बाहरी उपकरणों के कारोबार में कंपनी लगी हुई है। इसके अलावा एक आपको और सबसे इंपॉर्टेंट काम इस कंपनी को बताता हूँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी ये कंपनी जुड़ी हुई है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों को कंपनी मंच प्रदान करती है। आप ये समझिए, ये कंपनी के साइड से कमाने वाला बिजनेस है जो यहाँ पे स्क्रीन के साइड पे तो नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं आपको जानकारी ये दे रहा हूँ। तो ये जो कंपनी का काम है, तो इस काम को बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी देर से देर आएगी ही आएगी। और क्योंकि आईटी सेक्टर की कंपनी, तो आईटी सेक्टर में समझिए कि साल भर में 6 महीने नहीं चलते हैं, बाकी के 6 महीने चलते हैं तो सारे लॉसेस को रिकवर कर देते हैं। हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया होता है कि 100 करोड़ के आसपास की कंपनी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 200 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है इस कंपनी का। यानी कि हमारी क्राइटेरिया में जो कंपनी को सिलेक्ट करने का बेसिक क्राइटेरिया, तो उसमें ये स्टॉक फिट बैठता है। तो अगर फिट बैठता है तो कोई गलती नहीं कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करके। और आपको नया व्यक्ति है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी अभी तकरीबन 2.5% के आसपास है। यानी कि एक छोटी सी कंपनी आपको 2.5% का ये रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है। और चूंकि जैसे मैं बताया कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी भी और बढ़ते हुए दिखेगा। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न और ज्यादा बढ़ के मिलेगा। अब एक साल सॉरी यहाँ लॉन्ग टाइम फ्रेम में चार्ट पे इस स्टॉक के प्राइस को समझते हैं। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि स्टॉक का प्राइस सभी कंसोलिडेशन फेज में है। ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करते हुए आपको नजर आ रहा है। ₹2 के नीचे प्राइस आया नहीं है। ये क्या है कि अभी इसके सपोर्ट के आसपास जाके ठहरा हुआ है। हालांकि नीचे आ सकता है, तो अगर ज्यादा आया तो ₹1.5 तक आ सकता है। ₹1.5 तक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है। और यहाँ तक आने के बाद फिर प्राइस यहाँ पे समय बिताएगा और समय बिता के ऊपर निकलेगा। अब देखिए, ये इसमें थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि अभी कंपनी के Q3 के नंबर आने हैं। अगर Q3 के नंबर बेहतर आ जाते हैं, हालांकि उम्मीद है कि बेहतर है, क्योंकि पिछले देखेंगे तो Q1 और Q2 के नंबर अच्छे आए हैं। Q3 के नंबर आ जाते हैं तो ₹1.5 तक इस कंपनी का शेयर प्राइस नहीं आएगा। ₹1.5 के पहले ही इस कंपनी का शेयर प्राइस आएगा और फिर यहीं से घूम के ऊपर उठेगा। हालांकि अगर तुरंत ऊपर निकल जाता है तब भी दिक्कत है। होना ये चाहिए कि इस कंपनी के शेयर प्राइस को अगर ₹2 के नीचे आता है तो जहां तक नीचे है ₹1.5 तक, तो मैंने बताया कि सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाएगा। और फिर जहां तक आता है वहीं से फिर प्राइस ऊपर उठ के ये ₹2 से लेकर ₹2.5 के बीच में आएगा और यहाँ पे समय बिता के जब ऊपर निकालेगा तब ये जो ब्रेकआउट होगा सस्टेनेबल होगा। इसी ब्रेकआउट पे आपको एंट्री करना है जो लोग नया इसमें बाई करना चाहते हैं। और कोई व्यक्ति अगर एवरेजिंग करना चाहता है तो उसके लिए भी सही टाइमिंग यही होगा कि ₹2.5 के ऊपर निकले तो एवरेजिंग कर सकते हैं। हालांकि एवरेजिंग उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा जो लोग एकदम टॉप पे बाई किए हुए हैं। जो लोग निचले स्तर पे बाई किए हुए हैं वो अगर एवरेजिंग करते हैं तो उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनका जो एवरेज प्राइस है वो बढ़ जाएगा। इसलिए अगर निचले स्तर पे बाई किए हैं तो फिर आप वेट कीजिए और नीचे आएगा, आपके बाइंग लेवल के आसपास आएगा तो वहाँ पे आप फिर और ज़्यादा क्वांटिटी बाई कीजिएगा। हालांकि इसकी संभावना कम है कि ये ₹1.5 के नीचे आए, क्योंकि जैसे मैं बताया कंपनी का जो काम है, जो फंडामेंटल है, उसका बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आएगी, न कि गिरावट आएगी। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। अब क्वार्टर्स के नंबर को ध्यान से समझिए। यहाँ पे सितंबर क्वार्टर यानी Q2 तक के रिजल्ट आए हैं और जैसे मैंने बताया Q3 के नंबर आने बाकी हैं। तो Q2 के रिजल्ट्स में आपको देखने को मिलेगा सितंबर क्वार्टर में रिजल्ट जो कंपनी का सेल्स हुआ था तकरीबन 46 करोड़ के आसपास हुआ था, जो कि पिछले क्वार्टर ओवरऑल अभी तक के क्वार्टर्स के नंबर में देखेंगे एक आध क्वार्टर को छोड़ दे तो सबसे ज्यादा रहा है। यानी कि कंटिन्यूअस बेसिस पे कंपनी के जो क्वार्टर्स के नंबर है इसमें सेल्स में इजाफा हो रहा है। और सेल्स में इजाफा होने के साथ साथ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है वह भी आपको बढ़ते हुए दिखा है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। हालांकि
इस बार कंपनी ने, जैसे मैंने बताया कि जो मेन काम है उसके अलावा भी कंपनी कई तरीके से बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगी हुई है, अलग अलग कामों में लगी हुई है, तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो कंपनी का डेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। हालांकि ये समझना होगा आपको, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है 188 करोड़ का आसपास, यानी कि कंपनी जब चाहे अपने कर्ज को चुका सकती है। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको लेके पैनिक नहीं होना है। इसके लिए, इसके अलावा कंपनी में जो खुद के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, उनकी हिस्सेदारी तकरीबन 15% के आसपास है। यानी कि जो कंपनी के मालिक हैं उन लोग जब इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी हिस्सेदारी भी थोड़ी बहुत इस स्टॉक में है। ओवरऑल लगभग जितनी हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए वो है इस स्टॉक में। तो हमें पैनिक नहीं होना है इस स्टॉक में कि आखिर इसमें करें इन्वेस्टमेंट कि नहीं करें। इन्वेस्टमेंट पहले से तब भी ठीक है, नया करने जा रहे हैं तब भी ठीक है, बस लेवल का टाइमिंग का ध्यान रखें किस टाइम पे क्या करना है। वो जानकारी मैंने आपको इसमें दे दी है। चार्ट एनालिसिस को एक बार फिर से सुन लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं पर्सनली आपको गाइड करता हूँ। नंबर ले सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।